हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव एज फिजिकल एजुकेशन चैनल। माय नेम इज बलवान सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जिसके आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और हमारा अपडेटेड सिलेबस होने वाला है सीबीएसई का अकॉर्डिंग टू 2024 एंड 25 के अकॉर्डिंगली। हम अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, developmental characteristics at different stages of development, adolescent problems and their management, team cohesion and sports, introduction to psychological attributes like attention, resilience, mental toughness। ये छोटा सा आपका सिलेबस होने वाला है और बहुत ही प्यारे तरीके के साथ हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, साइकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब आपको सिंपली अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने हैं अपने थॉट्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिलेट करना है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि आप पूरे के पूरे मार्क्स साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर यूनिट जो आपका 11th क्लास का है उसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पे। सबसे पहले वर्ड आ जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जब आप देखते हो तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी एंड लॉजिया। साइकी मीन्स सोल एंड स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। और लॉजी या लॉजिया ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अदरवाइज ये वर्ड है लॉजी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, स्टडी या रिसर्च, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जब हम साइकी का मीनिंग पता करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग आ जाता है सोल या स्पिरिट, ठीक है, हमारी आत्मा, ठीक है, वो आ जाता है। और हमारी आत्मा किससे साथ जुड़ी हुई है, हमारे दिमाग के साथ। और हमारा दिमाग के किसी भी एक्सप्रेशन के बाद हमारा क्या बनता है, बिहेवियर। तो कुल मिला के अकॉर्डिंग टू टाइम ये एक जो साइकोलॉजी का मीनिंग निकल के आता है, इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। हम एक बंदे को साइकोलॉजी का अगर आप देखते हो तो साइकोलॉजी को हम सिंपल वर्ड में क्या देखते हैं, किसी के सामने वाले को देख के समझना, एक हमारी पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी होना। हम सामने वाले को क्या देख के हम समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर एक बंदे ने बढ़िया कपड़े डाले हुए हैं, अच्छा वेल ड्रेस्ड है, फुल फिजिकली उसका प्रॉपर एट्रीब्यूट है, तो हम उसे एक अच्छा इंसान मानेंगे। तो ये उसकी एक अपीयरेंस साइकोलॉजी है, हम उसे देख के समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सिंपल मीनिंग हो जाता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी बाय द फेमस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लूटो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साउल। प्लूटो थे जो, उन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी है वो साइंस है सोल की, ठीक है। उसके बाद वाटसन ने क्या बोला है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। इन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर बोल दिया इसको। अकॉर्डिंग टू क्रू एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप, ठीक है। ह्यूमन का क्या बिहेवियर है और उसकी क्या रिलेशनशिप है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया है, साइकोलॉजी बोल दिया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो कितना आसान सा मीनिंग है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, सिंपल। हम किसी के बिहेवियर को देख के उसको जज करते हैं, तो उसी को साइकोलॉजी बोला गया है। बट साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, एक एक्यूरेट, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती। उसमें ऐसा नहीं एक मैंने बोल दिया, अगर एक इंसान बल्कि है तो वो मतलब अच्छा इंसान, एक फन लविंग पर्सन होगा। क्योंकि जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था तो मोटे पर्सन फन लविंग पर्सन होते हैं, तो वो एक साइंटिफिक स्टडी के बाद ही हमें पता चला है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल दूं कि मोटा इंसान है तो वो रोंदू इंसान होगा, वो मेरी खुद की कहना है। और अगर आप उसको मान लेते हो तो वो साइंटिफिक नहीं हुआ, मैंने उसे किसी वजह से प्रूफ नहीं किया हुआ। तो सिंपल सी बात है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डेवलपिंग कोग्निटिव स्किल्स। कोग्निटिव हमारे दिमाग के साथ, हमारे मेंटल के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है।
हमारे मेंटल स्किल को इम्प्रूव बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें साइकोलॉजी की मदद लगती है। कैसे लगती है? जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, सामने वाले के बिहेवियर को जज करते हैं और उसे मदद करते हैं, उसे डेवलप करने में, बिहेवियर को डेवलप करने में, तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसका मेंटल बिहेवियर भी डेवलप होगा। आफ्टर दैट आ जाता है हेल्पिंग इन द इमोशनल एस्पेक्ट। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस है, जैसे लव है, इंजर है, और सैडनेस है, और भी बहुत सारे हमारे जैसे जैसे इमोशंस हैं। तो हमारे इमोशन, स्ट्रेस आ जाता है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये सारे जो इमोशंस हैं, फेयर है, फेयर भी तो एक इमोशन है, हमारा डर जाना। तो इमोशनल इस एस्पेक्ट्स में भी हमें साइकोलॉजी मदद करती है। साइकोलॉजी का काम क्या है कि सामने वाले बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। जब हमें कोई इमोशंस में प्रॉब्लम आती है तो एक इंसान है सामने वाले के इमोशंस को जज करता है, तब हम उसे जज करके पता चलता है कि इस बच्चे को कहाँ क्या नीड है। ठीक है, तब हम उसे इमोशनल एस्पेक्ट में भी साइकोलॉजी की हेल्प के साथ मदद कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो जाता है। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑलरेडी कॉग्निटिव में आ जाता है, सेम ही पॉइंट आ जाता है। डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल मतलब हमें, जैसे फियर आ गया, एक हमारा इमोशन है, तो फियर है, हम किसी ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं, तो उस डर को खत्म करने के लिए हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइप की डेवलपमेंट को हम डेवलपिंग लाइफ स्किल्स बोल लेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सिंपल सी बात है, जब हमने ऑलरेडी साइकोलॉजी स्टडी ही बिहेवियर की है, तो बिहेवियर को मॉडिफाई भी तो हम कर पाएंगे ना साइकोलॉजी के साथ। तो सिंपल सी बात है। आफ्टर दैट आ जाता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे हमें मेंटली परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, चाहे हमें फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो हमें साइकोलॉजी बहुत ही मदद करती है। उसके बाद ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब अड़चने। हम किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं तो कुछ हमारे मेंटल बैरियर्स एंड सम ऑफ दी फिजिकल बैरियर्स कम इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन वी आर गो टू डू एनीथिंग, है ना। जब हम कुछ नया करने के लिए जाते हैं तो कई बार हमारे कुछ मेंटल बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, तो उन बैरियर्स को खत्म करने के लिए भी हम साइकोलॉजी की मदद लेते हैं। डेवलपिंग टीम कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी, एकाग्रता, मिलके काम करने की एक हमारी एबिलिटी। इंजरी रिहैबिलिटेशन। साइकोलॉजी इंजरी रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि एक इंसान है, अगर उससे कहीं लग गई है, तो अगर मैं उससे बोलूंगा ना, यार ये वाली जो तुझे लगी है ना भाई, इससे तो 6 साल तक तो ठीक नहीं हो सकता, तो क्या पता वो 6 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था या हो सकता था। क्या पता उसको मेरे बोलने से ही वो टेंशन हो गई, अच्छा यार इसको तो 6 साल लगेंगे, तो क्या पता 6 साल ना लग के 2-4 साल तो उसको लग ही जाए। इसी तरह से अगर मैं उसको बोल दूं कि ये अरे यार इतनी सी लगी है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 4-5 दिन में ठीक हो जाती है, तो क्या पता जो 6 महीने वाली है तो 1 महीने में ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने उसको एक मेंटल लिमिट दे दी, उसको मैंने बोल दिया अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको होता है, हमें भी लगी थी, तुझे लगी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसी तरह से इंजरी रिहैबिलिटेशन में भी हमें साइकोलॉजी मदद करती है, क्योंकि हमें पता है जब किसी बच्चे को लगी कंपटीशन के दौरान, तो वो डर जाएगा, एंग्जाइटी में चला जाएगा, स्ट्रेस लेगा कि यार मैं कब ठीक हूंगा, कब नहीं ठीक हूंगा। और एक एक्सपीरियंस बंदा आता है और उसे जब वो जिस पे वो बिलीव करता है, अगर वो बंदा उसे एडवाइस करता है, हाँ यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगती है और ये जल्दी ठीक हो जाती है और तू अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएगा, तो वो बंदा अपनी इंजरी को भी बड़ी जल्दी से रिकवर कर पाएगा। आफ्टर द इम्पोर्टेंस अभी हम करेंगे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये एक टॉपिक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, इन्फेंसी पीरियड है, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक चलता है। तो उसमें बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, और उसके सोशल कंडक्ट क्या होते हैं। इसी तरह से हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन्फेंसी पीरियड है, उसके बाद चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद आ जाता है अडोलसेंस एंड अडल्टहुड।
ये 4 पीरियड हैं, इसकी हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट आ जाता है हमारा इन्फेंसी पीरियड, जो कि सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फेंसी पीरियड कितने साल का होता है। बर्थ टू 2 इयर्स तक का होता है। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ बच्चे की बहुत ही तेजी के साथ होती है। ठीक है, वेट और साइज में थोड़ी सी ग्रोथ जो बच्चे की है 2 साल तक तेजी के साथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल चाइल्ड इन हिज इन्फेंसी इज इंटरेस्टेड ओनली ऑन दोज थिंग्स विच फुलफिल हिज इमीडिएट नीड्स लाइक हंगर एंड फीडिंग। इंटेलेक्चुअल में उसे कोई ज्यादा दिमागी तौर से ज्यादा कुछ नहीं है, उसकी इतनी ही डेवलपमेंट होती है जो कि उसकी इमीडिएट नीड्स को पूरा करे। फॉर एग्जांपल हंगर एंड फीडिंग, उसका भूख लगना और उसको खाना खाने का ही जो उसका 2 साल तक का काम रहता है। इमोशनल्स, उसके इमोशंस अभी खास क्लियर नहीं होते 2 साल तक, बट फिर भी एट द एंड ऑफ 2 इयर्स वो थोड़ा सा एंगर शो करने लग जाता है, जॉय शो करने लग जाता है, लव और फेयर थोड़ा सा एक्सप्रेस करने लग जाता है डिफरेंट वेज के साथ। ठीक है, गुस्सा भी होने लग जाते हैं थोड़े थोड़े बच्चे, जॉय ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्यार शो करने लग जाते हैं, डर भी जाते हैं कई बार छोटे बच्चे अचानक से। तो इस तरह से बच्चे एट द एज ऑफ 2 इयर्स थोड़े थोड़े इमोशंस को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल में उनका ज्यादा कुछ नहीं है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। सोशल तो इतना कुछ होता ही नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जो उनके आसपास के होते हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं बच्चे छोटे। उसके बाद आ जाता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट उनकी स्टेज आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड है 2 to 6 ईयर तक जो चलती है। ठीक है, इसमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाते हैं, पीरियड ऑफ स्लो बट स्टीडी ग्रोथ इन हाइट, बोन्स आर सॉफ्ट, हड्डियां सॉफ्ट रहती हैं, जैसे बोलते हैं ना, हड्डियां अभी इनकी कमजोर रहती हैं या नरम रहती हैं, कोमल हड्डियां होती हैं, कैसे बोलते हैं ना, छोटी उम्र में हड्डी टूट जाए तो बड़ी जल्दी से जुड़ जाती है, वैसा रहता है। 2 से 6 साल की बच्चे की हड्डियां सॉफ्ट होती हैं। वेट इंक्रीज स्टेडी, अच्छे से वेट एक स्लो पेस के साथ बढ़ता रहता है। पल्स रेट हाई रहता है छोटे बच्चों का। हार्ट का साइज स्मॉलर रहता है इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी। स्ट्रेंथ इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, 6 साल के बच्चे में इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि उसमें इतने मसल डेवलप नहीं हुए होते। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, एट द एज ऑफ 2 to 3 years ही लर्न्स टू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। एट द एज ऑफ 5 and 6 ही स्टार्ट थिंकिंग एंड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन प्लेइंग, वो थोड़ा सोचने लग जाता है 5 से 6 साल में, और वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाता है प्लेइंग में, गेम्स खेलने में, ग्रुप्स एक्टिविटी में। तो इस तरह की वो उसकी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स रहती है, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट, फ्रॉम द एज of 2 to 6 the child become highly emotional, he can't control his emotions। इमोशनल होते हैं छोटे बच्चे, अगर वो गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा ही करते रहेंगे, प्यार करेंगे जॉय, फियर, डर भी जाते हैं। तो इसी तरह से वही जो 4 इमोशंस मैंने आपको इन्फेंसी पीरियड में बताया ना, उसी तरह से 4 इमोशंस अभी उनके हाईली एक पीक पे होते हैं, उनको अभी वो खास कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे एंगर हो गया, जॉय हो गया, द मोस्ट कॉमन इमोशंस एट दैट स्टेज। सोशल डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि वो ग्रुप्स में एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोशल डेवलपमेंट, लिंकिंग टू द प्लेइंग इन ग्रुप एट द एज ऑफ 5 and 6 फ्रेंडशिप बिकम स्ट्रॉन्ग, उनके पक्के पक्के दोस्त बन जाते हैं, ये मेरा दोस्त है तो उनको हमेशा एक ही बंदे उसी की टीम में खेलना है, ऐसे वाले उनके ग्रुप बनने लग जाते हैं। एट द एज ऑफ ही वांट्स टू डू व्हाट ही लाइक्स एंड प्रेफर टू लीव व्हाट ही डज नॉट लाइक, सिंपल, जो उनको सही लगेगा वो उसी काम को करेंगे, जो उनको सही नहीं लगेगा सिंपली उसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो, वैसे वाले हो जाते हैं बच्चे। मतलब थोड़े जिद्दी से हो जाते हैं, जिद्दी मतलब उनका इमोशंस थोड़े सोशल जो इमोशंस हैं वो इस तरह से रहते हैं एट द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद स्टेज आ जाती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या आ जाता है, 6 to 11 ईयर्स। तो ओवरऑल अगर हमें कोई पूछे तो चाइल्डहुड का एज पीरियड क्या है, तो चाइल्डहुड का एज पीरियड है 2 to 11 ईयर्स। ठीक है, अगर अर्ली चाइल्डहुड का पूछे तो 2 to 6 ईयर्स, अगर लेटर चाइल्डहुड का पूछे 6 to 11 ईयर्स। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं, 2 to 6 ईयर हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड, और 6 to 11 ईयर हो जाएगा आपका लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। लेट चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होती है? सीन इन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एज द बॉडी बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अब क्या होता है, 6 से 11 साल के बच्चों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि उनमें थोड़े से मसल ग्रोथ होने लग जाती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, न्यू एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड एंड अप्लाइड एंड मेंटल होरिजन इज ब्रॉडन। सिंपल सी बात है, वो न्यू एक्सपीरियंस एक्वायर करने लग जाते हैं बच्चे, थोड़ा हर एक चीज को अच्छे से जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा हर एक चीज को समझने लग जाता है और न्यू न्यू एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करता है। थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी रहती है उन्हें हर एक काम को लेके, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, तो हर एक बात पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। उनका थोड़ा मेंटल सोच, थोड़ी सी दायरा उनका बड़ा हो जाता है एट द एज ऑफ लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड में, तो बिहेवियर बिकम स्टेबल एंड रिमेन्स अंडर कंट्रोल। बच्चे थोड़े से कंट्रोल और समझदार होने लग जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में। सोशल डेवलपमेंट, चाइल्ड प्लेज टीम गेम्स एंड लाइक टू फॉर्म बिगर सोशल सर्कल। सिंपल से भाईचारे वाले थोड़ी सी फीलिंग आ, यानी ग्रुप्स बनाने, ग्रुप्स में खेलना, टीम प्ले करना, जैसे क्रिकेट खेलना, तो बस वही ग्रुप में खेलना। थोड़े से उनके वो अपने जो स्कूल वाले ग्रुप्स होते हैं या मोहल्ले वाले ग्रुप्स होते हैं, ये थोड़ी सी उनकी सोशल डेवलपमेंट रहती है। उसके बाद हम चलते हैं अडोलसेंस। अडोलसेंस एक थोड़ा सा टफ पीरियड रहता है बच्चों का, अगर हम इनकी बात करें तो ये 11 साल से 20 साल का पीरियड रहता है। फिजिकल चेंजेस अगर हम देखें तो बॉयज एंड गर्ल्स बिगिन टू मैच्योर। इसमें क्या, बच्चे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर हम सिंपल सिंपल बात करें तो उनके जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बॉयज और गर्ल्स के। उनकी साउंड, आवाज में चेंजेस होने लग जाएंगे। इसमें क्या होता है, और जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स के शुरू हो जाना, बॉयज में थोड़ा मसल्स आना, बियर्ड आना, ऐसे आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे अडोलसेंस में। इंटेलेक्चुअल चेंजेस, मेंटल ओरिजिन वाइडन एंड वन स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स मिनटली एंड कैपेसिटी टू डिस्कस इंक्रीज। सिंपल, उन्हें डिस्कस करने की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को लेके बच्चों की इस एज में बढ़ जाती है, और वो किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा एक उनका सोच का दायरा बढ़ जाता है। इमोशनल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस के हिसाब से देखें तो ये एज बहुत ही टफ रहती है अडोलसेंस। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या अडोलसेंस प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, तो उसमें हम सारा कुछ इसको कवर करने वाले हैं। सोशल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मोर इंटरेस्ट इन दी वर्ल्ड अराउंड हिम। तो बस वही क्रियोसिटी है इस टाइम के बच्चे में, दो 11 से 20 साल के बच्चे में क्रियोसिटी रहती है किसी भी चीज को जानने की अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अडल्टहुड। तो ये एक 20 साल के बाद हमारी लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। मसल बिकम्स मैच्योर, देयर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन रीचेस इट्स फुल मैच्योरिटी। मतलब ब्रेन में जितनी डेवलपमेंट होनी होती है ना, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। 20 साल के बाद मैक्सिमम ग्रोथ भी ऐसे रुकने की कगार पे होती है। 20 साल के बाद ऐसा तो नहीं है कि 20 साल के बाद बंदे की ग्रोथ नहीं होती, बट फिर भी एक पीक तक पहुंच चुकी होती है ग्रोथ। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस आर वेरी कंट्रोल्ड। इमोशंस कंट्रोल्ड हो चुके होते हैं। सोशल डेवलपमेंट, एक फंक्शनल मेंबर बन जाता है इंसान सिंपली सोसाइटी का 20 साल के बाद। तो वो अपना अपना रोल में सेट होते जाते हैं। जैसे 20 साल के बाद कोई अपना करियर सेट कर लेगा कहीं भी, तो वो उसी तरह से अपना सोशल मेंबर बनता जाएगा अपनी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज का, ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है अडोल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, 11 साल से लेके 20 साल का हमारा एज पीरियड, और उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं फिजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे मसल्स, बॉयज के मसल्स में ग्रोथ होना, बियर्ड का बढ़ना, सेक्स ग्लैंड का मैच्योर होना, गर्ल्स में पीरियड्स का स्टार्ट होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स, और ये डिफाइन नहीं होती, ये स्पेसिफिक रहती हैं। क्या पता एक बच्चे को ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, तो क्या पता है दूसरे को कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम हो रही हो। दिस टाइप की, ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, जहां तो व्रत रखना और जहां ज्यादा खाना, और अगर खाते हैं तो उसे पचा ना पाना, तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं एट द एज ऑफ अडोलसेंट। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चों के जो सेक्स ग्लैंड है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, वो रिएक्ट ज्यादा करते हैं, इस टाइम पीक पे वो रिएक्ट करते हैं सेक्स ग्लैंड्स। तो इसी तरह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन की होती है कमी, और उन्हें पता नहीं होता कि इस वाले रिएक्शन पे हमें क्या एक्ट करना है। अगर तो बच्चों को अच्छे से हम उनकी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उन्हें गाइड करें, हाउ टू हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम्स, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है ये सेक्स प्रॉब्लम्स। बस एक सेक्स एजुकेशन की कमी होने के कारण, जो कि छुपा छुपा के रखना या इन बातों को डिस्क्लोज ना करना, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे थोड़ा सा एज ए प्रॉब्लम लेते हैं इनको। ठीक है। पीर ग्रुप रिलेशनशिप, पीर मीन्स फ्रेंड्स का जो हमारा ग्रुप होता है, उसमें हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होना। जहाँ तो अगर हमारे अच्छे ग्रुप्स दोस्त बन जाएंगे, जहाँ हमारे ग्रुप दोस्त नहीं बनेंगे, तो ये वाली भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ करियर सिलेक्शन, हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है इसी एज में। डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, अगर हम किसी पे डिपेंड होंगे तो फुल्ली किसी पे डिपेंड हो जाएंगे, अपनी पूरी गाड़ी का स्टेयरिंग किसी के हाथ में थमा देंगे, हम कोई भी काम करेंगे उस बंदे की एडवाइस के साथ करेंगे, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, तो इसमें इस एज में क्या होता है, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपना काम सारा खुद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं अरे टीचरों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें छोड़ दो, हम पूरा स्कूल भी संभाल लेंगे, हमें पता है कौन सा काम कैसे करना है, हमें ज्यादा तंग ना करें। ऐसे वाली फीलिंग्स होती है, मुझे पता है। ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, ये भी एक आपके इमोशंस हैं, इस टाइम पे आप लोगों को कंट्रोल करने पड़ते हैं। ठीक है। आइडलिज्म एंड रियलिज्म, सपनों की दुनिया में जीना, दैट इज आइडलिज्म। रियलिज्म मतलब सच्चाई की खोज में निकल जाना। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, नशे वगैरह करना शुरू हो जाना, ये भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं एडोलसेंट की एज में। इमोशनल प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, इसमें ही कई बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, कई स्ट्रेस में ही चले जाते हैं, करियर ना अच्छे से चूज कर पाना। ठीक है। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं एट द एज ऑफ एडोलसेंट। अब मेन बात ये है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप अपने वे से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब किस तरह से आप इस एज में फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, ईटिंग डिसऑर्डर, फ्रेंडशिप में, करियर में। ठीक है। सच्चाई का या ड्रग्स वगैरह, इमोशनल प्रॉब्लम्स, तो ये आपको अपने हिसाब से पेपर में लिख के आना है कि एडोलसेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। हेडिंग्स आपको बता दी, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, बस आपको अपने वर्ड्स में ही लिख के आना है, बात खत्म। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द एडोलसेंट प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी हम इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को। सबसे बड़ा अगर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊं इन सारे पॉइंट्स को पढ़े बिना, तो क्या है, अगर हम देखें तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है। तो बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इनको जज करते हैं और गाइडेंस देते हैं बच्चों को प्रॉपर टाइम पे, तो सारी प्रॉब्लम्स गाइडेंस के थ्रू खत्म हो सकती हैं। एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इन पॉइंट्स में क्या लिखा है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी की नॉलेज होना, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कि हम अपने किस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग सूटेबल इन्वायरमेंट, हर टाइम एक किसी भी प्रॉब्लम को एक अच्छा सा अगर इन्वायरमेंट मिल जाए, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। गिविंग प्रॉपर एजुकेशन, जैसे कि सेक्स एजुकेशन की मैंने बात करी, अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन होगी, हमें पता होगा कि ऐसे चेंजेस इस एज में होते हैं, तो हम उस चीज को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे और हम काम रहेंगे, कूल रहेंगे, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉपर एजुकेशन भी हमें काम करती है प्रॉब्लम्स को कम करने में। प्रॉपर डीलिंग विद द एडोलसेंट, सिंपल डील करना प्रॉपरली एडोलसेंट के साथ, तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बात ही नहीं करेगा, डील ही नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगी। उसके बाद आ जाएगा सेटिस्फाइंग द वेरियस इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स ऑफ द एडोलसेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम पहले ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कई बार आप क्या करते हो, सच्चाई की खोज में या कुछ ऐसा एक ही साइड का आपका माइंड हो जाता है कि मैं यही करूंगा, हमें आजादी चाहिए, वैसे वाली जो फील आती है। तो अगर हम उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रॉपरली एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक प्रॉपर नॉर्म्स के साथ उनको सेटिस्फाई करेंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एक अच्छा सा पॉइंट रहेगा। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, किस तरह से मतलब हमें अपने करियर को चूज करना है, ये इस तरह की एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। इमोशनल ट्रेनिंग टू दी अडोलसेंट, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस इमोशन को किस तरह से हैंडल करना है, ये इमोशनल ट्रेनिंग आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें हमारे अडोलसेंट प्रॉब्लम को मैनेज करने की, तो इनमें क्या है, एक एजुकेशन, नॉलेज और गाइडेंस के थ्रू ही इन अडोलसेंट प्रॉब्लम को क्लियर किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट्स। टीम कोहेजन क्या है कि हमारे टीम की यूनिटी होना। अगर हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, तो हमारी जब हम कोई टीम गेम्स खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे टीम्स गेम्स में हमारी टीम की यूनिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूनिटी होना मतलब हमारे टीम का एक एम को लेके जुड़ के काम करना, ठीक है। टीम कोहेजन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी इन द टीम। यूनिटी हमारी टीम की होना एक एम को लेकर। टीम कोहेजन हैपन व्हेन ए टीम रिमेन्स यूनाइटेड व्हाइल वर्किंग टू अचीव अ कॉमन गोल। एक गोल को जो अचीव करने के लिए हम एफर्ट लगाती है पूरी की पूरी टीम, उसी एफर्ट को टीम कोहेजन बोला जाता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे टीम कोहेजन को? सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, सिमिलर एटीट्यूड होना। एक अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट वाले बंदे हैं, तो क्रिकेट के ही लविंग वाले बंदे अगर होंगे तो वो ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा। साइज ऑफ द ग्रुप, जितना एक मीडियम ग्रुप का साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 से 20 बंदों का जो ग्रुप है वो इफेक्टिव ग्रुप रहता है। अगर 100 या 200 बंदों का अगर हम ग्रुप ले, 30 से ऊपर का ले लें, एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं कुछ बंदे, तो वो ग्रुप साइज अच्छा नहीं रहेगा। तो एक मीडियम साइज रहता है वो अच्छा रहेगा। टाइम, अगर हमारी टीम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है तो हमारी कोहेजन है, जो हमारी यूनिटी है टीम की, अच्छी रहेगी। एक टीम है जो एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रही है, तो वो टीम सही नहीं होती, मतलब उनमें यूनिटी ही नहीं होगी, एक दूसरे को जाने पहचानेंगे नहीं, तो मतलब वो टीम यूनाइट नहीं हो पाएगी, अच्छे से वो एक्ट नहीं कर पाएगी। इंटरडिपेंडेंसी, अपने अपने काम का मतलब पता होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना। कोच बिहेवियर बहुत ही डिपेंड करता है, कोच का किस तरह सा बिहेवियर है हमारी टीम को लेके और यूनाइट हमारी यूनिटी को लेके, तो कोच का बिहेवियर भी डिपेंड करता है हमारी टीम की यूनिटी को लेके। उसके बाद वेज टू बिल्ड टीम कोहेजन, ओपन कम्युनिकेशन होना, हमारी बातचीत होगी तो हमारी टीम में यूनिटी बनी रहेगी। एवरीवन शुड बी क्लियर ऑफ देयर रोल्स, हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है, तभी तो हमारी टीम अच्छी से बन के आएगी। डेवलप ए टीम मिशन, हमारी टीम का एक गोल होना चाहिए। प्रैक्टिस टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, हमारी टीम को एक मतलब यूनाइट रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सेलिब्रेट सक्सेस एज ए टीम, कोई भी अगर हमारी टीम सक्सेस को अचीव करती है तो हमें सबको मिल के सेलिब्रेट करनी चाहिए, उससे भी हमारी टीम अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने पे भी हमें काम करना चाहिए। इंपावर मेंबर्स ऑफ द टीम, कुछ हमारे वीक मेंबर्स होते हैं हर एक टीम में, ऐसा तो नहीं है सारी की सारी टीमें एक 100% ऐसे ग्राफ के साथ ही काम करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है। कुछ बंदे वीक होते हैं, कुछ कमजोर, जैसे पांचों की पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसी तरह से सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। जो कमजोर हैं उन्हें इंपावर करने के लिए हमें काम करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई दिक्कत किसी को आ जाती है, तो उसे सॉल्व करेंगे तो भी हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग बन के निकल के आएगी। चूजिंग टीम मेंबर्स विद केयर, तो सबसे बड़ी बात, जब भी हम टीम चूज करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ही हमें अपने मेंबर्स को बड़े अच्छे से चूज करना चाहिए। तो यहीं से हमारी टीम बड़े अच्छे से निकल के आएगी और हमारी यूनिटी भी अच्छे से बनी रहेगी।
उसके बाद आ जाते हैं टीम कोहेशन, हमारी टीम की यूनिटी के क्या क्या हमें फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फायदा आ जाता है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, उस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इंक्रीज मोटिवेशन, हमारी टीम ऑलवेज मोटिवेटेड रहेगी। बेटर कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत अच्छी रहेगी। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं तो उन्हें खत्म करने में तो हमारा टाइम जाएगा ही नहीं। इंक्रीज रिजिलियंस, टीम वर्क हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारे हमें बेनिफिट निकल के आएंगे अगर हमारी टीम में यूनिटी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अटेंशन, रिजिलियंस एंड मेंटल टफनेस। ठीक है, सबसे पहला हमारा मेंटल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट आ जाता है अटेंशन। अटेंशन मतलब अबिलिटी टू फोकस, जो हमारी किसी भी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने की जो हमारी क्षमता है उसे अटेंशन बोलते हैं। Resilience refer to an individual ability to cope with the adversity, stress and uncertainty। मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के साथ हमें भिड़ना आना चाहिए, उसे रेजिलियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अडाप्टेशन, एक बंदे की जो रिजिलियंस है, अडाप्टेशन है किसी भी सिचुएशन में। ऐसा बोलते हैं ना, एक बंदा है यार मुझे जंगल में भी छोड़ दो मैं जिंदा रह लूंगा, वैसे वाला अगर वो बंदा है ना, वो किसी भी मतलब प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर लेता है तो वो रेजिलियंस हो गया। मेंटल टफनेस रेफर टू द एबिलिटी टू मेंटेन फोकस, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग इन फेस ऑफ प्रेशर एंड एडवर्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। सिंपल सेम रेजिलियंस की तरह ही है, अपने आप को मेंटेन रखना, फोकस रहना, जो हम काम कर रहे हैं उसी काम को करते रहना प्रॉपरली किसी भी प्रेशर में, तो उसे बोलते हैं मेंटल टफनेस। मैं अगर सोच रहा हूं ना कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, तो ये मेरी मेंटल टफनेस है। तो बस यही है। अभी ये हमारा अटेंशन भी हो जाता है, रिजिलियंस भी हो जाता है और टफनेस भी हो जाता है। इसी के साथ हमारा साइकोलॉजी का जो यूनिट था वो खत्म हो जाता है। अभी तक मैं अपने जितने भी नेक्स्ट लास्ट 8 चैप्टर करवा चुका हूँ, ये 9th है। मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है? लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।